तो स्टूडेंट्स, भारत के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में स्वराज की लाइट दिखाने वाले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं रही हैं। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टडी करने वाले हैं। सो बिफोर दिस वीडियो लेक्चर हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कुछ बेसिक पॉइंट्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, इस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इस मूवमेंट में आइडिया ऑफ स्वराज को कैसे अपनाया, इसके बारे में पिछले 2 लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कुछ लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे और ये एग्जामिन करेंगे कि 2 ग्रुप्स, दलित्स एंड मुस्लिम्स, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन कैसा था। सो लेट अस मूव अहेड। सो द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज कि नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। यानी स्वराज का जो नारा, स्वराज का जो कॉन्सेप्ट देश भर में शुरू हुआ फिर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद थ्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें कुछ लिमिटेशंस भी रहीं, जैसे दलित और ऑप्रेस्ड क्लास का पार्टिसिपेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का ल्यूकवार्म होना उनके रिस्पॉन्स में टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ एक क्लैश। ये कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो दलित या ऑप्रेस्ड क्लास है उनका लिमिटेड पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट में क्यों था। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द दलित और ऑप्रेस्ड क्लास, जो समाज के पिछड़े दबे कुचले लोग थे, तो वो अपने रिफॉर्म पर फोकस कर रहे थे, यानी खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। सो अनटचेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट इशू था जिसकी अटेंशन सारे सोशल रिफॉर्मर्स को थी। सभी सोशल रिफॉर्मर्स का इस पर फोकस था, स्पेशली महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का कहना था कि जितने भी हम अनटचेबल्स हैं उनको सोशली इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। महात्मा गांधी का कहना था कि जो भी अनटचेबल है उसको सोशली इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब महात्मा गांधी ने सिर्फ ये बोला नहीं, उन्होंने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी दिखाया। महात्मा गांधी का मानना था, या वो रियलाइज़ करते थे कि अनटचेबल्स का अपलिफ्टमेंट बहुत ज़रूरी है स्वराज के लिए। और उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि स्वराज अगले 100 साल तक भी हम अचीव नहीं कर सकते अगर हम अनटचेबिलिटी को रिमूव नहीं करेंगे। उन्होंने अनटचेबल्स को एक वर्ड दिया, हरिजन, ईश्वर की संतान। महात्मा गांधी कंटिन्यूसली अपील करते रहे जो अपर कास्ट हिंदूज़ हैं या दूसरे जो लोग हैं अलग अलग रिलीजन्स में, स्पेशली सनातन रिलीजन में, कि वो अपने हार्ट को, अपने हृदय को चेंज करें और ये जो पाप है अनटचेबिलिटी का, इससे बाहर आएँ। क्लियर? उन्होंने जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको, उनके वर्क को डिग्निफाई करने के लिए गांधी जी ने खुद टॉयलेट्स क्लीन किए, स्वीपर्स के वर्क यानी बंगी दूसरे वर्क्स को डिग्निफाई करने के लिए। नाउ इससे अलग जो दलित लोग हैं, दलित या जो बैकवर्ड ऑप्रेस्ड क्लास है, उन्होंने खुद को पॉलिटिकली स्टेबल बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, जिनको अब हम इस स्लाइड की हेल्प से डिस्कस करने वाले हैं। तो दलित या ऑप्रेस्ड क्लास का मानना था कि अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं, तो समाज में हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है, जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसको हम काफ़ी हद तक उससे हम काफ़ी हद तक समाज में रिकवरी कर सकते हैं। इसका मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिसेबिलिटीज़। अब इसके बाद जो दलित ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करते हैं। उनका ये मानना होता है कि रिजर्व्ड सीट्स हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम लेजिस्लेटिव काउंसिल में चाहिए। यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हमें रिजर्वेशन मिले और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हमें सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, अलग चुनाव व्यवस्था के हिसाब से अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका दिया जाए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जिसको दलित अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग मेथड के तौर पर एज्यूम कर रहे थे, तो इससे वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ जो सोशल इनजस्टिस हुआ है वो काफ़ी हद तक ग्राउंड लेवल पर फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से दलित्स का एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। नाउ दलित्स की हम अगर बात कर रहे हैं तो हम उनके एक बड़े लीडर और हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सनैलिटी ऑफ आवर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात ज़रूर करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1930 में एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फॉर्म करते हैं फॉर द दलित, जिसमें वो दलित्स के राइट को एडवोकेट करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं और इंडिया में जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं उनके हक की बात करते हैं। जब गांधी जी नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल आउट करते हैं, वापस लेते हैं और गांधी इनविन पैक्ट के बाद वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने लंदन जाते हैं, तब होता यह है कि उनका एक क्लैश होता है सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर। बहस होती है काफ़ी लंबी ड्यूरिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसमें अलग निर्वाचन व्यवस्था के खिलाफ महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं कि इससे देश में बंटवारा होगा और जो हमारा कलेक्टिव आइडेंटिटी है उसको चोट पहुंचेगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनके इस प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर देते हैं और ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये ऐसे ख़त्म होती है कि इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता
और ब्रिटिशर्स तो चाहते थे कि इंडिया में डिवाइड एंड रूल का सिस्टम फॉलो होता रहे। तो इसके बाद ये सिस्टम फॉलो होता है कि जब गांधी जी वापस आते हैं तो उन्हें यरवदा जेल में उसके बाद कैद कर लिया जाता है, पूना की यरवदा जेल में, जहाँ पर गांधी जी फास्ट पर चले जाते हैं, फास्ट अनटू डेथ, यानी आमरण अनशन। इसके रिस्पॉन्स में 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक पैक्ट होता है, बहुत फेमस पैक्ट है इंडियन हिस्ट्री में, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो पूना पैक्ट में एक नेगोशिएशन होता है बिटवीन अम्बेडकर एंड गांधी, जिसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि देयर वॉज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व सीट फॉर डिप्रेस्ड क्लास के लिए, जिनको बाद में शेड्यूल कास्ट कहा गया, एक रिजर्व सीट का सिस्टम लेजिस्लेटिव काउंसिल में अडॉप्ट कर लिया जाएगा। बट जो इलेक्शन होंगे वो जनरल वोटिंग से होंगे, जनरल इलेक्टोरेट सिस्टम उसमें अप्लाई होगा, यानी कोई स्पेशल कैंडिडेट किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा, बट रिजर्व सीट्स का सिस्टम कर दिया जाएगा और जनरल इलेक्शंस के थ्रू ही वोटिंग होगी। तो एक अलग निर्वाचन व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी हद तक इस पॉइंट पर आकर एक तरह से डिसॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एक सेकंड लिमिटेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जो थी मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होता है तो उसके बाद बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और कांग्रेस के बीच में दूरियां बढ़ने लग जाती हैं, यानी एलियनेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम कांग्रेस स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे मुस्लिम्स खुद को अलग महसूस करते हैं। नाउ एक अटेम्प्ट किया जाता है 1927 में, एक कोशिश की जाती है सभी मुस्लिम्स और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को एकजुट करने की फ्रॉम द साइड ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। बट ये जो इनिशिएटिव है ये भी एक टाइम के बाद आकर फेल हो जाता है। द इनिशिएटिव हाईलाइटेड कि हम म्यूचुअल रिकॉग्निशन करेंगे और एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे आज़ादी के लिए। अब इसके बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जिस पार्टी मीटिंग में ये कोशिश की जाती है कि सभी पार्टीज़ के जितने भी लीडर्स हैं वो मिलकर एक साथ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में आगे बढ़े। बट इसमें वही सेम प्रॉब्लम सामने उभर कर आती है उस ऑल पार्टी मीटिंग में। यहाँ पर एम.आर. जयशंकर जो हिंदू महासभा के एक लीडर होते हैं, वो इस कॉम्प्रोमाइज़ को अपोज करते हैं, इस सिस्टम को अपोज करते हैं। क्लियर? और कांग्रेस के बारे में एक सिस्टम फेमस हो जाता है, कांग्रेस के बारे में एक ओपिनियन बन जाती है कि कांग्रेस पार्टी इंक्रीजिंगली एसोसिएट है हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप से, जैसे हिंदू महासभा। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना का एक पोर्शन है जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड इलेक्टोरल सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की डिमांड करते हैं। बट वो एक कंडीशन रखते हैं कि मुस्लिम्स को गारंटी दी जाए रिजर्व सीट्स की सेंट्रल असेंबली में, और रिप्रेजेंटेशन दिया जाए जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे बंगाल एंड पंजाब, तभी वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ेंगे। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें हमने पार्टिसिपेशन ऑफ दलित, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसके साथ ही गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन दोनों के बीच पूना पैक्ट की स्टोरी को देखा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।